प्रणाम सभी को। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आज फेसबुक प्रणाम गुरु जी। हाँ, फेसबुक लाइव नहीं हो पा रहा है आज। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर। प्रणाम। इस टेक्नोलॉजी में दिक्कत है, पता नहीं क्या है। 10 मिनट लेट हो गए। चलिए, पदार्थ विज्ञान कैसी लग रही है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम सुहासी, प्रणाम। मैं ये कह रहा हूँ, पदार्थ विज्ञान कैसी लग रही है? सही हो रही है सर। दोबारा जो सुना जाए तो सर बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, ऐसा सर बुक साथ में लेकर पढ़ाया करिए। है। बुक साथ में लेके बैठा के पढ़ाया करिए, तो बुक के साथ कराएंगे तो जी समझ में आएगा। मेरी आवाज कट रही है या आपकी कट रही है? सर आपकी सही आ रही है, मैडम की कट रही है सर। चलिए, चलो अच्छा, कॉपी निकालो, 5-7 चीजें लिखवाते हैं। कारण द्रव्य लिखवा दिए थे ना कल, और कार्य भी लिखवा दिए थे। कार्य धातु साम्य है और कारण द्रव्य जो है वो सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय है। अब कार्य द्रव्य लिखो। कार्य द्रव्य कौन कौन से? पंचमहाभूत, काल। अभी ये एक ही पन्ने पे लिखना है इसको अलग अलग, क्योंकि ये बार बार खोलना पड़ेगा। काल, दिशा, मन और आत्मा, ये 9 जो है वो हमारे कार्य द्रव्य सर ये तो हैं। कारण द्रव्य। हाँ, यही तो तभी तो मैं कह रहा हूँ एक ही पेज पे लिखना। तभी मैं कह रहा हूँ एक पेज पे लिखना। कारण द्रव्य कल मैंने आपको बताए थे और वो लिखवाए थे, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय। और जो कारण कार्य द्रव्य है वो पंचमहाभूत, काल, दिशा, मन और आत्मा। पंचमहाभूत के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और कर्म मैंने आपको कल लिखवाई दिए थे, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इनको एक ही पेज पे लिखना। अब आते हैं द्रव्य विज्ञान पे। तो जो कारण द्रव्य है उसमें एक द्रव्य आया है, उस पे निशान लगा लो ऐसे। सर सर चरक में कारण द्रव्यों में लिखा हुआ है जो पंचमहाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। और कार्य द्रव्यों में लिखा हुआ है चेतन और अचेतन। 2 तरीके के कार्य द्रव्य होते हैं। उसके बाद चेतन को जांगम और औद्भिद करके 2 भागों में बांट दिया गया है। जांगम मतलब जिसमें बहिरंतस चेतन, जो उनकी चेतना है वो बाहर दिखाई देती है, और अंतस चेतन जिनकी चेतना अंदर ही अंदर रहती है, वो दिखाई नहीं देती। तो बहिरंतस चेतन को फिर 4 भागों में जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिद वगैरह कहते हैं ना। और जो अंतस चेतन होता है वनस्पति, वानस्पत्य, भीरुद और औषधि, भीरुद और औषधि, ऐसा हो गया। तो ये तो हो गया चेतन द्रव्य, बहिरंतस चेतन, अंतस चेतन। फिर दूसरा तरीके का है अचेतन, जिसको प्राकृत और कृत्रिम कहते हैं। ये कार्य द्रव्य हैं।
और कारण द्रव्यों में खादिन्यात्मा मना कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, ऐसा करके चरक में बताया है। तो आपने अभी कारण द्रव्यों में ये बोला कि जो खादिन्यात्मा मना कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। तभी तो मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन, तभी कंफ्यूजन दूर होगा ना, कि जो जी हम जी कार्य द्रव्य पढ़ते हैं ना, चेतन और अचेतन, यहाँ से जब शुरू करते हैं तो दिमाग में उल्टी पिक्चर घूमती है सर पीबी में भी ऐसे ही तो लिखा है ना। तारक शर्मा वाले ने भी ये ऐसे ही डिवीजन किया है सर। मेरे को तो ऐसे ध्यान आ रहा कैसा वाला? जो सर ने बताया ना कार्य द्रव्य में चेतन अचेतन वाला, और वो उसके बाद चेतन के इन्होंने फिर बताई है बाह्य चेतन और अंतश्चेतन। बाह्य चेतन में जो जंगम रहते हैं, फिर अंतश्चेतन में वो वही। वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ लिखो, वो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ क्या मतलब है और वहां पर क्या मतलब, बिल्कुल समझ में आ जाए। अब द्रव पे निशान लगा, जब द्रव्य का लक्षण बताया कि द्रव्य का लक्षण क्या है, तो द्रव यहाँ पर हम जो ले रहे हैं, ये जो लिया है, जब हम द्रव का लक्षण पढ़ते हैं तो इन द्रव के लक्षणों में हम चेतन अचेतन नहीं पढ़ते। यहाँ पर द्रव के लक्षणों का सामुदायिक अर्थ यह है, समस्त रूपों में द्रव का क्या कहा गया है, द्रव को क्यों कहा गया है, आखिर द्रव की उत्पत्ति हुई कहां से, मैं आपको वो बताऊंगा। क्योंकि ये चीज समझना बहुत है, बहुत मतलब कहना चाहिए आसान है, लेकिन इसकी जो सीरीज है वो समझे कैसे, वास्तव में कहा क्यों कहा चरक में ऐसा। आपने जो कहा वो ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चरक में कुछ और ही ले, और जब चरक में कुछ और है तो क्या है, फिर चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 में 23वां श्लोक जब उन्होंने कहा यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम संवाय तद द्रव, आप श्लोक लिख सकते हो, एक साथ में लिख लोगे पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 में, यही तो बहुत बड़ा वो है, हेर फेर सिर्फ यहीं पर ही है, बाकी और कुछ नहीं है। जब हम चेतन व अचेतन पे आएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये किस द्रव्यों की बात कर रहे हैं, जो चिकित्सा के रूप में हमको एक मोटे अक्षरों में बताया गया है। वो छोटा अक्षर तो बहुत दूर छोड़ दिया, और वो छोटा अक्षर बहुत दूर छोड़ दिया क्योंकि वहां पर जो है वो काम होता है हमारे लिए, मतलब कहना चाहिए जो हमारा लक्ष्य होता है केवल यूजी वालों को कि यहाँ तक करो, और जो आगे की जो शिक्षा होती है वो सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा है, सुपर के सुपर, पर जल्दी बताता नहीं, और अगर वो नहीं बताई तो हमारी जो नीचे वाली चिकित्सा है वो भी गड़बड़ कर जाती है। तब ये वाला स्रोत दिया तो सुश्रुत ने फिर कमेंट्री कर दी और कहा कि द्रव लक्षणम तू क्रिया गुणवत संवाय कारणम इति, सुश्रुत उत्तर स्थान सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 40 में दूसरे श्लोक। जब इतना सब कुछ हो गया तो इनका दोनों का अर्थ क्या है कि अर्थात जिसमें गुण और कर्म, अब ये ध्यान रखना है कि जिसमें गुण और कर्म अपृथक भाव से, अर्थात संभाव भाव से, अपृथक जिनको कभी भी अलग नहीं कर सकते आप, जो आप बता रहे हो ना चेतन और अचेतन, उसका एक, मैं आज तो खैर उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल आप खुद समझ में आ जाएगा कि जब आत्मा अचेतन है, चेतन है अचेतन है, लो आपका आंसर यही है। चैतन्यो चेतन ही आ जाएगा। कारणम नित्या दृष्टा पद्धति ही क्रिया, आत्मा चेतन है। और मन, मन भी चेतन है। चेतनी मन भी चेतन है। मन भी चेतन है, तो उस उनमें लिखा इनके गुण और कर्म और समवाय रूप से अगर ये जुड़े हैं, अगर गुण होगा तो कर्म अगर है और कर्म अगर नहीं है वहां पर, तो फिर इस प्रकार से आकाश अप्रत्याघात है, फिर उसका तो कोई कर्म है नहीं, और जब उसका कर्म नहीं है तो फिर द्रव कैसे मान लिया?
क्योंकि द्रव तो वही होता है जिसमें 3 गुण होंगे। द्रव, गुण और कर्म, ये तीनों समवाय कारण से जुड़े हों, समवाय से जुड़े हों। तो जब समवाय से जुड़े हों तो आकाश तो नहीं हो सकता। फिर जब आकाश नहीं हो सकता तो फिर आचार्यों ने फिर रख कैसे दिया उसको? ऐसे ही आत्मा, आत्मा में गुण होता है। जब आत्मा, क्रिया होती है आत्मा में? नहीं होती। तो जब आत्मा में जब क्रिया नहीं होती है, तो जब क्रिया नहीं होती है तो उसको फिर द्रव नहीं मानना चाहिए। और जब द्रव नहीं मानना चाहिए उसके लिए, तो फिर क्यों, ऐसा क्यों? तो वही चीज मैं समझाना चाहता हूं कि जहां पर ये सब चीज चेतन और अचेतन की बात की गई है, वो वहां पर कुछ अलग दृष्टि से इसको मिलाया गया है। पहले जब तक इसको समझ में नहीं आएगा, वो चीज हमारे इतनी समझ में आ सकती है कि हम चिकित्सा का भेद करके चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक उसमें सुपर स्पेसिस्ट पे नहीं जा सकते, किसी भी हाल में नहीं जा सकते। क्योंकि आपके तो दिमाग में एक ही चीज रहेगी कि आकाश में क्रिया होती है, लेकिन आकाश में क्रिया होती नहीं है। तो जब क्रिया नहीं होती है तो आप कहेंगे कि आकाश द्रव है, तो आप कह देंगे हाँ, फिर वो काउंटर क्वेश्चन कर देगा, जब उसमें क्रिया ही नहीं होती तो वो द्रव कैसे हो गया? तब आपके पास कोई आंसर नहीं। ऐसी आत्मा में जब क्रिया नहीं होती है तो फिर कोई आंसर, तो फिर कैसे कर दिया फिर उसको? तो वही चीज स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। घाल मेल तो यहीं पर है। अब जब तुम देखोगे तो कार्य द्रव में कहूंगा, तब कार्य द्रव में फिर वही कहूंगा कि अब कार्य द्रव में मन और आत्मा को ले लो और कारण द्रव में उसको ले लो, तो अब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कार्य द्रव, कुछ द्रव को मिला के यहाँ पर कार्य द्रव कहा है, कुछ द्रव को यहाँ पर कारण द्रव कह दिया है, और उन्हीं को जाके फिर आगे द्रव्यों में वर्णित किया है। और तब समझ में आएगा, इसलिए हम चारों एक साथ लिखवाएं। आचार्य सुश्रुत ने कहा कि द्रव्य लक्षणम तू क्रिया गुणवत समवाय कारणम। ध्यान से समझने की जरूरत है कि जब गुण और कर्म समवाय, ये चरक ने कहा कि अपृथक भाव से रहते हैं और उसमें आश्रित वो रहते हैं, उसे द्रव्य कहा जाता है। ये उन्होंने एक सामान्य रूप से कहा। फिर आचार्य सुश्रुत ने भी इसको कहा, अर्थात जो क्रिया युक्त हो। देखिए, आचार्य किसने कहा? आचार्य चरक ने कहा कि वो द्रव्य जिसमें गुण और कर्म समवाय रूप से अपृथक भाव से रहते हों, अपृथक मतलब अपृथक भाव से रहते हों, अर्थात उन्हें कभी अलग नहीं कर सकते, वो द्रव्य हो और वो उसमें आश्रित हो, उसे द्रव्य कहते हैं। आचार्य ने फिर उसको और स्पष्ट किया सुश्रुत ने कि ना, इतना समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा वो क्रिया युक्त हो, वो गुण युक्त हो और वो समवाय कारण से जुड़ा हो, उसे द्रव्य कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, आकाश क्रिया युक्त है या आत्मा क्रिया युक्त? दोनों ही नहीं। तो जब दोनों ही नहीं है तो फिर इसमें समावेश कैसे कर दिया? तब फिर जो है चक्रपाणी ने फिर अपनी कमेंट्री इस पे की, और कमेंट्री करने के बाद फिर उन्होंने कहा, कार्य जनत गुण कर्माणी तू ना स्वयं संवेत कार्य जनत्या अतो ना अतो समवाय कारण। क्या कहा? द्रव्य का लक्षण इस प्रकार है, जिसमें गुण, जिसमें कर्म, जिसमें समवाय, जिसमें संबंध से आश्रित हो। एक एक वर्ड है, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। जो समवाय कारण हो, अर्थात जो कार्य द्रव्यों का समवाय कारण हो, और इसको दूसरे रूप में फिर कहें कि जिसके कारण कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हों, जिसके कारण कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हों, गुण व कर्म का आश्रय भूत जो पदार्थ है, उसको द्रव्य कहा गया है। अब कार्य द्रव्य, किस कार्य द्रव्य कौन कौन से थे? पंचमहाभूत, मन, हाँ दिशा, मन, हाँ, दिशा, मन, काल, दिशा, काल, आत्मा। आत्मा। यहाँ क्या कहा? आत्मा मना जिस, कालो विशेष द्रव्य संग्रह है। हाँ, जिसके कारण कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हो।
जिसके कारण कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हों और गुण और कर्म का आश्रय भूत हो, वो पदार्थ द्रव्य है। आगे समझ में आ जाए। अब हम एक लेते हैं आकाश ले लीजिए। आकाश में दो गुण होते हैं, एक उसका शब्द गुण होता है और एक उसका जो दूसरा गुण होता है सुषुर गुण होता है। सुषुर का मतलब छिद्र, जहां भी जाएगा छिद्र की उत्पत्ति करेगा। इनके जब उन्होंने कहा कि अरुण दत्त ने फिर इसको और ज्यादा स्पष्ट किया, और अरुण दत्त ने कहा नहीं, उसके बाद फिर चरक ने फिर कह दिया। फिर चरक ने कहा कि गुण आश्रय समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षण, अर्थात जो गुण कर्म का आश्रय हो और समवाय कारण हो उसे द्रव्य कहा जाता है। लेकिन इससे अच्छा ऊपर वाला क्या लगा, चक्रपाणी का लगा कि जिसके कारण कार्य द्रव्य उत्पन्न। अब देखते हैं अहंकार की उत्पत्ति किससे हुई? महत तत्व से। महत तत्व से हुई है। महत तत्व का मतलब महत तत्व का मतलब आत्मा परमात्मा। बिल्कुल सही कह रही है। जब अहंकार की उत्पत्ति उससे हुई तो अहंकार से फिर किसकी उत्पत्ति हुई? पंच तन्मात्रा। तब पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई, और इन पंच तन्मात्राओं में सबसे पहले शब्द की उत्पत्ति हुई। यहां पर मैं स्पष्ट ये करूंगा कि शब्द का मतलब आकाश होता है। शब्द एक उसका क्या है, एक गुण है। लेकिन जो आकाश है, हम ये जो कहेंगे जो आकाश है, वास्तव में वो द्रव्य है। और उस द्रव्य से इस शब्द गुण की उत्पत्ति हुई है, और गुण के आश्रित कर्म को बताया है कि इसी के आश्रित कर्म, उल्टी गंगा भाव। और जब इसके आश्रित ये कर्म है, आप कहोगे इसका क्लिनिकल पिक्चर में मतलब क्या है? हमें क्लिनिकल पिक्चर से इसका संबंध है। तब हम जब द्रव्यों में जाते हैं ना, द्रव्य पढ़ेंगे सिंगल, जो आपने कहा कि कार्यकारी द्रव्य है, जो कार्यकारी द्रव्य बताए वो चेतन और अचेतन बताए हैं, उसके आधार पर सिद्ध होता है कि कार्यकारी द्रव्यों को जो अचेतन है और चेतन है, इन दोनों में जो गुण का समावेश करते हैं, अर्थात कहते हैं कि इसमें गुण की बढ़ोतरी हो जाती है, उस पर आधारित है कि हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में किस तरह से बगैर उसके किसी भी कर्म को करे हुए उसके गुणों की वृद्धि कैसे करेंगे, वहां पर समझ में आता है। पूरा रसशास्त्र टिका हुआ है, पूरे मधुर स्कंद वगैरह सब जितने भी हैं वो सब एक दूसरे पर टिके हुए हैं इस पे। लेकिन वो केमिस्ट्री किसी को पता नहीं चलती। आप बता दोगे कि इतने अंश में ये बढ़ गया यहाँ पर, और इतने अंश में बढ़ा है, तो फिर इसका मतलब ये काम ही इतना तेजी से करे। खैर, वहां पर जो आकाश है, वो आकाश जो है वो आकाश द्रव्य है। उस द्रव्य में शब्द है, और उस शब्द के अंदर अब जो गुण है, वो शब्द के गुण जो बताए तीनों, तब उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इसी चीज को दे रखी है कि उसके अंदर जो द्रव्य और कर्म, जो द्रव्य मतलब गुण और कर्म, ये दोनों ही समवाय संबंध से जुड़े होते हैं, और वो उत्पत्ति जो कार्य द्रव्य होते हैं उनकी उत्पत्ति में कारण होते हैं। तो आपके हिसाब से कार्य द्रव्य क्या हो गए? अब अगर उसके हिसाब से देखें तो वो कार्य द्रव्य जो आप चेतन और अचेतन बता रहे हो वो हो गए, लेकिन यहाँ पर कार्य द्रव्य का मतलब भूत हो गया। भूत का मतलब आकाश कहोगे भूत, तो बात और वायु में अंतर क्या है? कहीं आप बात बोल देते हो, कहीं आप वायु बोल देते हो। तो वायु और बात में फिर अंतर क्या हो गया? वायु, हम ये कहेंगे कि वायु एक द्रव्य है, और जो उसका कार्यकारी जो द्रव्य है वो बात है। वायु द्रव्य है, और उस द्रव्य के अंदर उसके जो गुण हैं, जो स्पर्श गुण है, उस गुणों में कई गुण ऐसे हैं जो एक दूसरे को परिलक्षित करके, अगर हम कहें कि इतने गुण हैं उसके अंदर, तो हम ये कहेंगे कि कोई गुण ऐसा है जो मतलब इसमें इतने द्रव्य हैं, क्या ये गुण सभी दिख रहे हैं? आपको आंख से दिख रहे हैं? तो ना,
आंख से कोई द्रव्य नहीं दिख रहा है, तब वो कर्म की अपेक्षा करता है, और वो बात कर्म करती है, ना कि बाह्य। क्या समझो, जब घर्षण हुआ, जब वायु की स्थिति बताएंगे, मैं आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हटाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि बात में और वायु में अंतर समझ में आ जाएगा, तो द्रव और जो कार्यकारी द्रव्य है वो समझ में आ जाएगा। अगर द्रव्य और कार्य द्रव्य इन दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, चेतन अचेतन का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि चेतन अचेतन में जब हम देते हैं तो चेतन में यही बोलते हैं कि वहां पर ये द्रव्य है, और वहां पर जो चेतन है वो ऐसे हैं, भौमिक है, ये सब है। वो सवाल उस बात का है ही नहीं, सवाल तो इस बात का है कि बात और वायु में। अब देखिए आगे, जिसमें संयोग विभाग का कारण, ये फिर उन्होंने कहा, अरुण दत्त ने कहा कि जिसमें संयोग विभाग का कारण हो, परिस्पंदन हो। परिस्पंदन का मतलब चलने की शक्ति, चलनात्मक लक्षण हो। कर्म, जिसमें रूप आदि कर्म, रूप आदि कर्म, अब देखो मैं आपको फिर कहीं एक तरफ ले जा रहा हूं, जिसमें रूप आदि का मतलब जो जितने भी हमारे यहाँ वो गुण समवाय रूप से, नित्य रूप से, संबंध रूप से आश्रित हो, और जो कार्य द्रव्यों का समवाय कारण, फिर वही बात आती कि कार्य द्रव्यों का जब समवाय कारण है तो फिर ये फिर क्या है। तब कहा कि जब ये तीनों लक्षण, कौन से गुण, अब समझने की जरूरत, गुण कर्म द्रव्य गुण कर्म, ये तीनों जो लक्षण अगर पाए जाते हैं तो उसी को हम द्रव्य कहते हैं। और ये जो लक्षण दिए गए हैं ये वास्तव रूप में 9 कारण द्रव्यों के लिए ही दिए गए हैं। इसके 9 कारण द्रव्यों के दिए गए हैं। अब आप कहोगे कि 9 जो कारण द्रव्य है, वो सॉरी, हाँ, 9 जो कारण द्रव्य हैं उनके दिए गए हैं। तो 5 महाभूत, काल, दिशा, मन और आत्मा, ये कार्य द्रव्य हैं। अब आप कहें कि ये कारण, कहा ना कि ये जो 9 कार्य द्रव्य, जो 9 कारण हैं वो द्रव्यों के दिए गए हैं। 9 कारण जो द्रव्य है उनके दिए गए हैं, क्योंकि कार्य द्रव्य किसी को उत्पन्न नहीं कर सकते। जो कार्य द्रव्य वो कौन से हैं? पृथ्वी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। हाँ ठीक। आकाश है? नो सर। यही दिक्कत है, बस यही तो समझने की जरूरत है। सर कैसे आकाश कैसे होगा? मैं वो नीचे तभी तो ले जा रहा हूं। अर्थात अन्य सर द्रव्य, हाँ सुनो, एक मिनट सर। हाँ बोलिए बोलिए सर। सुनो 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 सुनो, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, आपको परेशान मत हो, 3 बार कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत है। हाँ, मैं पूरा पहले मैं पूरा ये कर लूं उसके बाद, क्योंकि कार्य द्रव्य किसी को उत्पन्न नहीं करते, अन्य द्रव्यों के कारण नहीं होते। आयुर्वेद में जो द्रव्य शब्द से जो कारण द्रव्य व कार्य द्रव्य दोनों का ग्रहण होता है, परंतु प्रकरण में और जो विषय है हमारा पदार्थ विज्ञान का, उसमें कारण द्रव्यों का ग्रहण कर उल्लेख किया है। क्यों किया है? इन कारण द्रव्यों में क्रियावान, गुणवान और समवाय कारण तत्व, जो 3 लक्षण कहे गए हैं, इसमें से यदि किसी लक्षण को हटा दिया जाता है तो इस क्या लिख दिया है, हाँ, तो इस स्थिति में जो द्रव्य लक्षण है, वास्तव में जो द्रव्य लक्षण है हमारे 3, जो कारण द्रव्यों का द्रव्य लक्षण कहा गया है, वो पूर्ण नहीं होगा। जैसे यदि क्रियावान को ही द्रव्य कहा जाए, क्रियावान है उसको द्रव्य कहा जा रहा है, यदि क्रियावान को ही द्रव्य कहा जाए, अर्थात यदि ये कहा जाए कि जिनमें क्रिया है वह द्रव्य है, तो इसमें अव्याप्ति दोष आ जाएगा।
क्योंकि वहां पर हम पढ़ के आए हैं कि जो गुणवान हो, जो कर्मवान हो, और जो ये तीन जो लक्षण हैं उसके, और समवाय कारण से जुड़ा हो, तो उसमें दोष आ जाएगा। और इस व्यापत्ति का जो अर्थ ये हुआ कि कुछ द्रव्यों में ये लक्षण नहीं पाए, तो जिन द्रव्यों में क्रिया नहीं होती है उसे द्रव्य नहीं कहा जा सकता। फिर जैसे आत्मा, आकाश, आत्मा व आकाश व्यापक होते हैं, अतः इनमें क्रिया नहीं होती। इसलिए एक अन्य लक्षण जो गुणवान होना कहा गया है, इसके कहने से आकाश में गुण होने से अव्याप्त दोष आ जाएगा, क्रिया होती नहीं, तो गुण कहाँ होगा फिर? जब क्रिया होती नहीं है तो गुण कैसे हो जाएगा? तो अव्याप्त दोष का निराकरण हो जाता है, बिल्कुल निराकरण हो गया। परंतु गुणवान कहने से भी कार्य द्रव्यों में ये दोष बना ही रहता। आप गुणवान कह देंगे लेकिन वो क्रियावान है ही नहीं, तो दोष तो बना हुआ है कि आप कह रहे हैं कि आकाश आपृतघात है, क्रिया नहीं करता, लेकिन जब आपृतघात है तो द्रव्य के तीन लक्षणों में उसमें तीनों तो है नहीं, फिर तो दो ही रह गए। भले ही समवाय संबंध से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब दो रह गए तो फिर उसे द्रव्य कह सकते हैं? बोले नहीं, क्योंकि उत्पन्न हुआ कार्य द्रव्य एक क्षण बिना, उत्पन्न हुआ कार्य द्रव्य एक क्षण बिना गुण में स्थित हो जाता है। तब आचार्य चरक ने कहा, जायमानम द्रव्यम क्षणम गुणम तितस्थि। इस प्रकार जब उत्पन्न कार्य द्रव्य का एक क्षण के लिए गुणहीन हो जाना, तो उसमें अव्याप्ति दोष आ जाएगा। और इसके अनुसार जायमानम द्रव्यम क्षणम गुण तितस्थि, मतलब हट जाएगा। इसके अनुसार जब कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है तो ज्यों ही कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है तो एक क्षण के लिए द्रव्य की उत्पत्ति के साथ ही वह कार्य द्रव्य गुण रहित हो जाता है। अर्थात द्रव्य का एक तीसरा लक्षण कहा गया है, समवाय कारणम तत्व द्रवत्वम, अर्थात जो समवाय कारण वाला हो वह द्रव्य है, और इसके कहने से इस दोष का निराकरण हो जाता है। अब यहां पर थोड़ी सी हम ये देख लें कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस समय द्रव्य से गुण पृथक नहीं हो सकता, अतः द्रव्य में गुण व कर्म समवाय संबंध से आश्रित होते हैं, और गुण व कर्म की उत्पत्ति पृथक नहीं हो सकती, बल्कि द्रव्य उत्पत्ति के साथ द्रव्य से ही उत्पन्न होती है। जरा समझिए, एक वो पढ़ा होगा घट और पट का आपने, तंतु और घट और पट और ये सब, तो उसमें जो है यही दर्शाएगी। अब आकाश एक द्रव्य है। हम पहले जब गुणहीन को जब ऐसे समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, है बहुत टिपिकल, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो हटेगा नहीं दिमाग से। आकाश एक हमारा, हम इसे कहेंगे, मतलब कहना चाहिए ये हमारा भूत है। जब इसकी उत्पत्ति अहंकार से हुई और अंधेरा जब था, और अंधेरे ने अहंकार से, जब वहां पर स्वयं जो है अहंकार की उत्पत्ति वास्तविक चरक संहिता में आत्मा से मानी गई है, और वो परमात्मा का एक रूप था, उसी से उसकी अहंकार की उत्पत्ति मानी गई। तो सब जगह जब ये तम का रूप धारण करे हुआ था अहंकार, तब वहां पर मतलब कहना चाहिए तम का रूप था, तब अहंकार उत्पन्न, और अहंकार उत्पन्न होने से सिर्फ केवल आकाश उत्पन्न हुआ, खाली स्थान दिखाई पड़ी, और खाली स्थान दिखाई देने के बाद जब इसका अपना कोई घात लक्षण है नहीं। हाँ जी, हाँ सर, एक बात आई थी कि कार्श दीप्तौ, हाँ, धातु से उत्पत्ति हुई है आकाश की। हाँ, मतलब दीप्त हुआ है, फिर आकाश दीप्त हुआ है। कार्श हाँ, मतलब हाँ, वहां तम पर से जी 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 सर, जी सर। तम अंधकारी था, ठीक है, और वो तम अंधकार था। जब अहंकार की उत्पत्ति हुई तो वहां उजाला हुआ। उजाला का मतलब दीप जला, और जब वहां दीप जला, उजाला हुआ था,
तब जब उजाला हुआ तो सिर्फ केवल आकाश की उत्पत्ति हुई थी। जब आकाश की उत्पत्ति हुई तब आकाश का गुण अपना एक जो था, जो आप देखते हो कि वहां पर दो गुण आकाश के थे और वो दो गुण क्रियाहीन थे, मतलब क्रिया नहीं कर सकते। जब क्रिया नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज भी क्रिया नहीं करते हैं, आकाश वैसे भी जो है वो अप्रतिघात होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर गुण नहीं होता। गुण भी होता है उसके अंदर और वो क्रियावान भी होता है, लेकिन क्रियावान होगा तब जब वहां पर क्रिया करने के लिए उसके सापेक्ष में कुछ आए। वायु, जहां बात नहीं कहेंगे, वायु उत्पन्न हुई। और वायु कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि वायु का जो अपना गुण है वो चलत्व गुण है। जब चल गुण के कारण वायु एक जगह स्थिर थी, जब वायु उत्पन्न हुई और वायु उत्पन्न होते ही वो एक जगह आकाश में ही स्थिर, अर्थात उसके अंदर कोई भी ऐसा मतलब उस समय गुण प्रदर्शित नहीं हो रहा। जैसे हम ये कहें कि किसी भी जगह अगर वायु स्थिर अवस्था में है, वायु बात नहीं, तो वायु जब स्थिर अवस्था में हुई तब आकाश से स्पर्श हुई, और जब आकाश से जब स्पर्श हुआ उसका, तब उसके घर्षण से उसमें चल की उत्पत्ति हुई, और जब चलत की उत्पत्ति हुई तब वहां पर बात की, अर्थात बात के सातों गुण विद्यमान, जो 7 गुण थे वो 7 गुण विद्यमान हुए। अब उस स्थिति में हम ये कहें कि वहां पर आकाश अब क्रियावान है, अब क्रियावान है, इसका वो बताएंगे, उसका वो बताएंगे जो क्लिनिकल है वो। उस समय तो ये था कि आकाश की सिद्धि के लिए ये सब चीज कही गई, लेकिन जब उसमें वायु आई तब वहां पर क्या हुआ, इसलिए आचार्यों ने उसको छुपा के रखा था कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि आकाश भी क्रियावान होता है। हाँ, दूसरे पर प्रत्यघात नहीं करेगा, उससे कोई प्रत्यघात कर सकता है। कहीं भी स्रोतस है, उस स्रोतस के अंदर आकाश है, तो वो वायु को जाने से रोक नहीं सकता, वायु को जाने से रोक नहीं सकता। लेकिन वायु, अगर हम वायु कहेंगे कि वायु चली गई, तो इसका मतलब यह है कि वायु यहाँ पर द्रव है, और द्रव के अंदर गुण भी है, और गुण के अंदर कर्म भी है, लेकिन इस समय वो किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर वो स्थिर अवस्था में है। और जब वो स्थिर अवस्था में है तो किसी भी गुण को प्रदर्शित नहीं कर सकती वो, और जब वो क्रियामान से घर्षण होगा उसका, तब वो बात के रूप में आएगी, और जब उसके बात के रूप में आएगी तब अपने गुण को प्रदर्शित करेगी। और वो कब आएगी? जब वो चैतन्य की अवस्था में, अर्थात आकाश व्यापक होगा, व्यापति आकाश पूरे शरीर के अंदर खुला हुआ होगा तब। क्लिनिकल रूप क्या है? क्लिनिकल रूप यह है कि जब एक स्रोतस दूसरे स्रोतस, दोनों ही स्रोतस जब बंद हो जाते हैं, एक बहिर्मुखी द्वार एक अंतर्मुखी द्वार, तो उसके अंदर जो आकाश होता है वो आकाश तो विद्यमान होता है, लेकिन जो वायु की गति होती है, जो बात की गति होती है, वो वायु गति नहीं कर पाती, अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है वहां पर। तब वहां पर वो क्या करती है, उस आकाश पे घात करती है और स्रोतों को फैलाती है, और स्रोतों को फैला के अपने गुणों को प्रदर्शित करती है। अगर वो वायु के रूप में रही तो वहां पर कुछ नहीं कर पाई। और एक जो जीवन शरीर है हमारा, वो हमेशा चलत्व की स्थिति में है, जिसमें चेतन है उसमें चलत्व है, अर्थात जिसके सभी आसपास के जितने भी स्रोतस हैं उसमें वायु चल रही है, और इसमें मतलब बात रूप में चल रही है, वायु बात रूप में चलकर अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर रही है। और दोनों स्रोतस अगर उसके बंद हो गए तब वहां पर वायु क्या काम करेगी, आकाश में प्रत्यघात करेगी, और आकाश में जब प्रत्यघात करेगी तब अपने लक्षणों को उत्पन्न करेगी, और जब अपने लक्षणों को उत्पन्न करेगी तब हमको पता चलेगी कि इसके अंदर ये बीमारी हो रही है, यहाँ पर दोनों बंद हैं, एक को खोलना पड़ेगा, अन्यथा ये उसको अपने प्रभाव से, क्योंकि पूरा शरीर जिंदा है, सिर्फ केवल एक स्रोतस बंद है दोनों साइड से, और वो बंद होना वो स्रोतस का नाश होना, उसके लिए द्रव कहा गया कि वही द्रव है जिसके अंदर आश्रित है। हम वहां पर अगर ये कह लें कि वो स्रोतस द्रव्य है तो वो स्रोतस द्रव्य नहीं है, लेकिन उस स्थिति में वहां पर वो उत्पत्ति होना शुरू हो गई है जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। हम एक सेल के अंदर घुस रहे हैं अब, और उस सेल के अंदर जाने के लिए वायु की चलायमान स्थिति, आकाश में घात ना हो,
उसके पूरे सेल बंद कर दी गई, सेल की जो चारों तरफ छिद्र होते हैं वो सब बंद कर दिए गए, तो वहां पर आकाश रूपी एक तम रूप में आ जाएगा और उसके अंदर जो वायु होगी वो उस पर घात करेगी, और जब वो घात करेगी तब वहां पर वो अपने लक्षणों को प्रदर्शित करेगी, और लक्षणों को एक सेल के अंदर अगर उसने प्रदर्शित कर दिया तो उस सेल का नाश कर देगी। यही प्रकृति है। आचार्यों ने कहा कि तब वहां पर कारण द्रव्य क्या है, तो उन्होंने कहा यही तो गुण है, इसी को तो द्रव कहा है कि वो द्रव जो क्रियाहीन है उस समय तक क्रियाहीन है, वो जब तक किसी के संपर्क में नहीं आ रहा है, जब तक उसके जो अपने वो किसी के संपर्क में आएगा वैसे ही क्रियाशील हो जाएगा, और जैसे ही क्रियाशील होगा उसके गुण प्रदर्शित होना शुरू हो जाएंगे, और क्योंकि वो उसके साथ में जुड़े हुए हैं इनको आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ी सी समझने की जरूरत है, बहुत टिपिकल भाषा है, बहुत टिपिकल है, लेकिन एक बार दिमाग में आ गया तो उस रूप का जो अपना जो एक रूप दिया है आचार्य ने परमाणु की बाद में सिद्धि करी है कि परमाणु भी ऐसा ही है और इसी के अंदर रजोत्तम है। वो परमाणु अगर अपने दो गुण से नहीं प्राप्त होगा तब तक क्रियाशील नहीं होता है। सिंगल में है तो उसके अंदर वो तीनों गुण हैं जो हैं, लेकिन वो उसका कोई भी, उसे हम द्रव्य कह सकते हैं, वो एक द्रव रूप में है लेकिन वो क्रिया रूप में नहीं है। तो कारण और क्रिया में सिर्फ इतना अंतर होता है कि जहां पर क्रिया उत्पन्न हो वहां वो दूसरे को उत्पन्न कहा कि ये किसी को उत्पन्न नहीं करते। जो कारण द्रव्य होते हैं ये किसी को क्या करते हैं, ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि इनसे जो किसी को उत्पन्न नहीं करते, लेकिन ये किसी से इनकी उत्पत्ति होती है, और जब इनकी किसी की उत्पत्ति होती है तो पांचों महाभूतों की उत्पत्ति हुई है, उसके लिए कहा उन्होंने कि ये सब चीज है। या थोड़ा सा और सर आकाश कारण में द्रव्य को कारण द्रव्य, हाँ सर आकाश में सर जब मेघ गर्जना होती है तो वायु ही मेघ को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हाँ और फिर वहां पे फिर गर्जना होती है, फिर बिजली चमकती है, तो यानी कि वहीं से आकाश का जो एक गुण है वो शब्द है, तो वहीं से शब्द आया है फिर तो। जी सर। अब देखिए शब्द का क्या शब्द, हाँ लेकिन सर मैं ये कह रहा था कि आकाश इसलिए भी द्रव्य है क्योंकि संयोग वायु कर तो रही है, लेकिन वायु का प्रभाव ज्यादा है आकाश के साथ, इसलिए उसके भाव 5 है। हाँ 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 भाव 5 है, बिल्कुल सही है। क्या क्या 5 भाव है, क्या क्या है? शब्द, श्रोत, लाघव, सौम्य, विवेकश। भाई आकाश विवेक भी रखता है, सौम्यता भी रखता है, लाघव भी रखता है, इसीलिए आकाश में पक्षी निश्चंद उड़ते हैं निर्बाध रूप से। लाघव हो गया एक, लघुता, लाघव लघुता। हाँ दूसरा क्या बताया? विवेक। विवेक का कैसे समझे प्रैक्टिकल? आकाश तो जी सर आप बताइए सर। देखिए विवेक का तात्पर्य यह है कि जैसे मैंने अपने विवेक से ये काम किया, मैं अपने विवेक से ये काम करूं तो क्या होगा, विवेक का मतलब ये हुआ कि वहां पर उसका जो सत्व गुण है वो बिल्कुल स्थापित है कि आप कोई भी जाओ, मैं आप पर किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का मेरे को आपत्ति नहीं है, अर्थात वो विवेकशील है। आप जो भी कहो, जो भी कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, मेरे को कोई मतलब। आकाश के अंदर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। ये तो फिर प्रतिघात हुआ ना सर, किसी का प्रतिघात का भी मतलब यही होता है जो किसी को रुकावट न डाले। नहीं वो रुकावट ना डाले ये अलग बात है, लेकिन वहां पर विवेक का मतलब आपके वो जब विवेक है उसके अंदर ये गुण है तो वहां पर तभी तो आपत्तिघात है। अरे विवेक है तभी तो आपत्तिघात होगा। विवेकशील व्यक्ति को ही तो जब एक्सीडेंट होता है तो कोई भी मार के चला जाता है, अन्यथा तो वो हावी हो जाएगा, हावी हो जाएगा ना। अगर उसके अंदर आपत्तिघात क्षमता आ गई तो फिर आपको देगा ना। आगे हाँ बोलो। आज तो सिग्नल अच्छे आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ये बताओ, मेरी आवाज तो नहीं कट रही है? आपकी आवाज अच्छी है सर, सरोज मिश्रा सर की कट रही है आवाज।
कोई नहीं। अब एक सोचने का, एक समझने का विषय है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसको अगर आप पूरी तरह से समझ जाएंगे तो ये जो विडंबना है, या जो हमारी कह सकते हैं कि हमको जो है वो कारण और कार्य द्रव्यों में अंतर ही नहीं पता है, तो उसको ये जब बिल्कुल एकदम क्लियर होता चला जाएगा, बिल्कुल जब पंच महाभूतों में सिद्धि एक तरफ से बताएंगे हम कि आकाश की सिद्धि, वायु की सिद्धि, इसकी सिद्धि कैसे हुई कैसे नहीं हुई, तब आपको मन की सिद्धि कैसे हुई, आत्मा की सिद्धि कैसे हुई। तो आत्मा भी सिद्ध करी गई है, क्योंकि जब तक सिद्धि हम नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ केवल एक सिद्धि तक जैसे ही पहुंच जाएंगे, एक एक सिद्धि करेंगे, अलग अलग करेंगे कि देखो इस तरह से इसकी सिद्धि हुई, इस तरह से गुणों के आधार पर इसकी सिद्धि हुई, इस तरह से इसकी सिद्धि हुई, एकदम क्लियर कट होता चला जाएगा कि कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य इन दोनों में उत्पन्न कौन किसको कर सकता है और कौन किसको नहीं कर सकता है, क्लिनिकल पिक्चर में। यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ सर एक प्रश्न है, कारण द्रव्य को कारण द्रव्य क्यों कहा गया? कार्य द्रव्य तो चलिए कार्य करने के लिए द्रव्य जो है वो अब सक्षम हो गया तो कार्य द्रव्य कहने लग गए। हाँ, कारण द्रव्य को क्या द्रव्य बनने का कारण है ये, कारण इसलिए इसको द्रव्य, हाँ, कहते जो हैं? कारण द्रव्य है, जो 9 कारण द्रव्यों के लिए जो निर्दिष्ट किया गया है, उसका कारण ये है कि जो 9 कारण द्रव्य हैं वो उनका ये है कि ये किसी कार्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकते। अच्छा, आकाश को कारण द्रव्य नहीं कहा गया है सर। खादीन्यात्मा मना कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह, तो जी सर, उसमें आकाश को कहा गया है। जी सर, आकाश को कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है सर। आकाश भी है, आकाश काल ये, दिशा हाँ, आत्मा ये मन। कंफ्यूजन मत ये करना, तभी तो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से ये सब चीज मैंने जो बताई है कि अगर उसमें एक गुण नहीं होगा तो क्या उसे द्रव्य कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अगर उसमें जी सर। कहें कि हम इसमें कर्म नहीं है तब भी हम गुण है लेकिन द्रव्य कह देंगे, तो ऐसा नहीं कह सकते। उसमें तीनों चीजें साथ में होनी चाहिए। और वो अच्छा आकाश, सर मन काल दिशा और आत्मा, ये जब कारण द्रव्य जो हैं वो किसी द्रव्य को उत्पन्न कर ही नहीं सकते, तो पदार्थ विज्ञान या चिकित्सा में हम कारण द्रव्यों का महत्व किस तरीके से समझें? हाँ, वही तो बता रहा है। अगर ये किसी को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ये जो कारण द्रव्य है ये किसी को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, अर्थात किसी को उत्पन्न करने का तात्पर्य यहाँ पर आचार्यों ने ये नहीं कहा कि ये अपने में एक किसी को उत्पन्न, अपने में, आप समझ रहे हो कि अपने में उत्पन्न नहीं कर सकते, जब किसी दूसरे से संपर्क करेंगे तब ये खुद जो है कार्य द्रव्य में परिवर्तित हो जाए। मैंने कहा ना, जब आकाश से उसका घर्षण हुआ, पहले तो ठीक वो है, आकाश से वायु का घर्षण अकेले हुआ, अकेले नहीं करेंगे, साथ में करेंगे। समझ रहे हैं ना, जब हाँ, आकाश से उसका घर्षण हुआ तब वो अपने कार्य रूप में आई, अन्यथा अकेली तो पड़ी थी। अच्छा, उसका मतलब तो कारण द्रव्य जो हैं वो द्रव्य के बनने में कारण हैं या द्रव्य के कार्य करने में कारण हैं? कार्य करने में कहा, द्रव्य के कार्य करने कार्य में करने कारण। ओके ओके। समझ लो कि भाई मैं बता नहीं रहा हूं कि जब एक स्रोतस के 2 पार्ट दोनों ही बंद हो गए, और जब ये दोनों बंद हो गए तो उसके अंदर अब मान लीजिए वो पूरी नली खुली हुई है, पूरा स्रोत खुला हुआ है, उसके अंदर आकाश था और हमने बंद कर दिया वो इधर से और इधर से, दोनों साइड से। अब वो दोनों साइड से जब बंद हो गया तब आप उसी चीज को अगर आप कहीं पर भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी आप किसी जगह कहेंगे कि ये नली बंद थी, अब ये मतलब कहना चाहिए और उसके चारों तरफ जितनी भी क्रियाएं हो रही थी, एक ही तो स्रोत था, उसके चारों तरफ क्रियाएं हो रही थी, चलायमान क्रियाएं, जो चलायमान क्रिया जो जीवित शरीर के लक्षण है वो सब हो रही थी। अब उसके अंदर जो वायु थी वो आकाश में प्रतिभाग कर रही, आकाश में जब उस वायु, मतलब वायु बात नहीं, वायु जब उसने प्रतिघात किया कुछ क्षण के लिए, मैंने कहा ना कुछ क्षण के लिए उसका जो अपना गुण था वो प्रदर्शित हुआ। आचार्य ने वही तो कहा कि जयामानम द्रव्यम क्षणम गुणम तिष्ठति, कुछ क्षण के लिए उसका जो गुण था वो समाप्त हुआ और कुछ क्षण के लिए यदि उसका गुण सामने आया निकल के, वो अपने मतलब जो गुण था उसके अंदर वो निकल के आ गया, वो दिखाई पड़ गया, तब वहां पर वो कार्य द्रव्य में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वहां पर वो कार्य करेगी, स्रोतों को फैलाएगी, अपने सभी गुणों को प्रदर्शित करेगी।
सर तो कारण द्रव्य में जो है वो आकाश जैसे काल, दिशा और आत्मा जो मन है वो कारण द्रव्य हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ कारण द्रव्य पृथ्वी, जल, अग्नि भी और वायु भी है। तो इनका प्रभाव इन पे पड़ता है कि वह मूर्त रूप से पैदा होते हैं, वही करते हैं, फिर कार्य द्रव्य में परिवर्तित होते हैं, फिर चेतन और अचेतन का भाव पैदा होता है। आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ये जो है मन, ये तो नित्य हैं, ये तो हमेशा रहने वाले हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। तो जो अचिंत्य भाव हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, तो यही कारण द्रव्य के साथ क्रिया करके फिर कार्य द्रव्य की रचना करते हैं। वही तो है। तो हम लोग, हम जब जब हम कहीं कहते हैं, तो अगर हम अपनी चिकित्सा शास्त्र में कहें कि वायु की वृद्धि, तब वहां पर वायु की वृद्धि का मतलब जो हमारा कारण द्रव्य है, हम उसकी बात करें। बात जब हम कहेंगे कि बात के लक्षण, तब हम कहेंगे अब हम कार्यकारी द्रव्य की बात। तो सर कारण द्रव्य में भी फिर वो दो भाव हो गए। फिर एक तो ये हो गया आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, और एक हो गए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। तो इन दोनों के संयोग से ही फिर बाद में बात आगे बढ़ती है। बिल्कुल, यस। हाँ, सर ये उदाहरण से कैसे समझा सकते हैं कि आत्मा, मन, काल और दिशा, मतलब खा तो जान गए कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हाँ, ये सब तो चलिए समझ में आ गया कि आपस में एक दूसरे से क्रिया करके कुछ ना कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, जैसे आकाश और वायु का घर्षण हुआ तो आवाज उत्पन्न हुई, शब्द उत्पन्न हुए, ठीक है। ठीक, वायु का स्पर्श गुण उत्पन्न हुआ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम मन, काल, दिशा और आत्मा से किसी कार्य की उत्पत्ति कैसे सोच सकें विद एन एग्जाम्पल? जी। फिर इसमें जो है जो द्रव्य हैं पृथ्वी, जल और अग्नि, वायु, जैसे एक उदाहरण तो यही था कि आकाश में वायु होगी तो घर्षण होगा, फिर हाँ, बिजली चमकेगी, ठीक है। हाँ, दूसरा फिर पृथ्वी होगा, जल होगा, तो फिर चेतन और अचेतन द्रव्य पैदा होंगे। फिर उनमें फिर वनस्पतियां भी होंगी, फिर जरायुज भी होंगे, फिर अंडज भी होंगे, तो फिर ये औषधि भी होंगी। फिर तो बात यही तो है, यही तो है। अब इसको थोड़ा सा विराम लगाते हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज छोड़ रहा हूँ, उसको थोड़ा सा चीज छोड़ रहा हूँ, उस पर ध्यान रखना। ये जो श्लोक दिया है ना, जय मानस द्रवम क्षण मुक्तम, अब इस विवेचन में क्या, अर्थात प्रथम क्षण में कार्य द्रव्य गुण रहित होता है, या तीसरे क्षण, या ये तीसरे लक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है। क्या? द्रव्य, गुण, कर्म। यदि समवाय कारण को लक्षण रूप में ना माना जाए तो इस तरह की आशंकाएं हो सकती हैं कि समवाय अपृथक भाव होता है। यदि समवाय कारण को लक्षण नहीं माना जाए तो गुण को द्रव्य से पृथक होना कहा जा सकता है। अगर समवाय कारण को लक्षण ना माने तो गुण जो है वो आंवला से हटा सकते हो आप। उसमें जो गुण है, उसमें मतलब गुण का मतलब, सॉरी आंवला, मैं उसको गलत उस पर ले जा रहा हूँ। मतलब आप जो है वो जो जल का अपना जो गुण है, उसका रस जो उसका अपना वैशेषिक गुण है, उसको आप हटा सकते हैं अगर उसको समवाय कारण नहीं मानते। इस स्थिति में ये कैसे कहा जाएगा कि गुणवान को द्रव्य कहते हैं और गुण व कर्म यदि समवाय रूप में ना कहा जाए तो उसके पृथक होने की बात कही जा सकती है कि ये पृथक कह सकते हैं हम इसके लिए। इसी संदर्भ में ऊपर से शंका का समाधान उत्पन्न किया गया कि जयमानम, परंतु तीसरे लक्षण समवाय जो कारण के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि द्रव्यों के गुण कर्म को आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। जयामानम यानी कि विषय वस्तु को समझाने के लिए कहा गया है। तो हाँ, यहाँ इस तत्व को अब हम ये प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि उत्पन्न द्रव्य में एक क्षण गुण कैसे पृथक होता है, और इसी को ध्यान में रखकर इसको स्पष्ट करना अब आवश्यक हो जाएगा कि इस प्रकार द्रव्यों में तीनों लक्षणों में आवश्यकता को देखते हुए समवाय संवेदन गुण क्रिया त्रासाय द्रवत्व
और ये कहा हमारे समवाय संबंध से जहां जिसमें गुण क्रिया आश्रित हो उसे द्रव कह सकते हैं। चक्रपाणि ने गुण क्रिया समवाय कारणम वृत्ति जात, वृत्ति भी ले ली इसमें, जो हमारी 10 आए हैं उसमें भी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सब लोग अभी थोड़ा सा जो मैंने लिखवाए हैं, मैं चाहूंगा और मैं ये बिल्कुल अपेक्षा भी करता हूँ कि जो कारण द्रव्य है और जो उसका कार्य है वो मैंने कल लिखवा दिए थे, कार्य द्रव्य आज मैंने लिखवाए हैं। गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसको मैंने लिखवा दिया है, और उत्क्षेपण और ये कर्म जो है वो कल मैंने लिखवाए थे 5, और 5 के गमन के भी 5। तो गमन के 5 ये बाद में देख लेना, बाद में देखेंगे, इनको इनकी जरूरत नहीं है, ये हमारे क्लिनिकल हैं जो हम रोज करते हैं, और ये हमारे क्लिनिकल वो हैं जो हम 41 गुणों में एक साथ लगातार करते हैं। तो इस पर जो है वो थोड़ा सा सोचें, और थोड़ा सा सोचने के बाद फिर कल या 2-3 दिन तक लगातार इसी पर काम करेंगे। तरह तरह के आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, इसको जो कुछ भी है वो सब कुछ सरक संहिता के अंदर मिल जाएगा, और शारीरिक स्थान में और प्रथम अध्याय में, उसमें आप जो है इसको खूब पढ़ें। और पढ़ने के बाद एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ये चीज एक दिन में 2-4 दिन में तो आ जाएगी, लेकिन एक दिन में नहीं आएगी। पहले भी जो हम करके आ रहे हैं, तो पहले भी हम इसी तरह से करके आ रहे हैं कि एक दिन में हमको ये सब चीज नहीं समझ में आएगी, इसको बार बार समझना पड़ेगा। खेल केवल कर्म तक है, कर्म के बाद समवाय संबंध अपने आप समझना। तो आप इसको एक बार इसको रट जरूर लीजिएगा कि कारण द्रव्य कैसे, कार्य द्रव्य क्या है, और कर्म क्या है, और गुण क्या है। फिर उसको बोल के देखिएगा आपस में, और एक दूसरे से शांत अवस्था में कभी जाएं, कभी घूमें, कभी एक जगह बैठ जाएं, उसके बाद फिर देखें कि यहाँ पर आकाश है और मैं अकेला बैठा हूं, अब मैं इसको बोलता हूँ, तो बोल के मैं क्यों रहा हूँ, और फिर जब ये बोल रहा हूँ तो कुएं से 2 तरह की आवाज क्यों आ रही है, और जब कुएं से 2 तरह की आवाज आ रही है तो वो नियम केमिस्ट्री का भी लागू उस पर कर लेना कि इसलिए वहां से 2 तरह की आवाज आ रही है, क्योंकि पानी के अंदर कभी भी शब्द प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं, 10:10 में मिलते 9 बज के ठीक है 10 मिनट। सर, 9:10 मिनट। हैं।